लगातार तीसरी बार विजयी, तीसरी बार शपथ और उसके बाद काशी का आभार। सत्ता की हैट्रिक लगाने के बाद पीएम मोदी आज काशी आभार जताने पहुंचे हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना के जरिए 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को सौगात दी। वाराणसी की जनता का धन्यवाद भी किया। नमस्कार, मैं हूं विवेक चांडिल्य और आप देख रहे हैं देश का पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी के पूर्वांचल में बीजेपी का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। यहां कई सीटों पर बीजेपी की हार हुई है। पीएम आज रात वाराणसी में रुकेंगे, खुद सीएम योगी यहां भी मौजूद रहेंगे, तो जाहिर है चर्चा तो होगी। और चर्चा किस मुद्दे पर होगी ये आपको भी पता है कि आखिर पूर्वांचल में बीजेपी कहां पिछड़ गई, क्यों पिछड़ गई, कहां चूक हो गई, यूपी में कहां चूक हो गई, कहां गड़बड़ी हो गई, यूपी में बीजेपी कैसे पिछड़ गई। पीएम आज वाराणसी में है तो भला इस पर सियासत क्यों ना। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम से 9 सवाल पूछे। बहस इस बात पर भी है कि आखिर क्या वजह है कि वाराणसी से पीएम मोदी की जीत का मार्जिन कम हो गया है। सवाल यह भी है कि खुद पूर्वांचल में खुद पीएम योगी और सीएम योगी हैं, लेकिन ये जो बेजोड़ जोड़ी मानी जाती है, ये जोड़ी पिछड़ कैसे गई। ऐसे कई सवाल है, सैकड़ों सवाल है, हजारों सवाल है जो इस बार के चुनाव के नतीजों के बाद सामने आए, उठे हैं। और प्रधानमंत्री के आज वापस काशी पहुंचने पर, तीसरी बार प्रधानमंत्री के बाद, ये सवाल एक बार फिर से उठ खड़े हुए हैं। और इन्हीं सवालों पर आज हम मेहमानों के एक बड़े पैनल के साथ डिबेट करेंगे। और डिबेट के सवाल क्या होंगे वो आपके सामने रखते हैं। पूर्वांचल पर पकड़ क्यों ढीली पड़ी, क्या इसको समझने की कोशिश की जाएगी, क्या इस पर चर्चा संभव है। काशी के जरिए क्या फिर से पूर्वांचल को साधने की कोशिश की जा रही है। 2027 में इलेक्शन है, बहुत ज्यादा दिन दूर नहीं है। और बीजेपी के लिए वाटरलू क्यों बना है पूर्वांचल, इस पर भी डिबेट करेंगे। लेकिन पहले की रिपोर्ट देखते हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी पहली बार काशी पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी काशी में पहुंचकर तीसरी बार संसद पहुंचने के लिए बनारस की जनता को धन्यवाद दिया, आभार जताया। असीम स्नेह से मुझे तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनने का सौभाग्य मिला है। मैं आपका आभारी हूं, मैं आपका ऋणी हूं। प्रधानमंत्री से काशी का अनोखा रिश्ता है। पीएम काशी का नाम लेते ही भावुक हो जाते हैं। वो खुद को काशी का बेटा बताते हैं। चुनाव जीतने के बाद आज हम पहली बार बनारस आयल है। काशी के जनता जनार्दन के हमार प्रणाम। प्रधानमंत्री ने वाराणसी पहुंचकर किसानों को बड़ी सौगात दी। पीएम ने मेहंदीगंज में किसान सम्मेलन में हिस्सा लिया और 9 करोड़ 26 लाख किसानों को सम्मान निधि के रूप में 20,000 करोड़ से धनराशि जारी की। मैंने किसान, नौजवान, नारी शक्ति और गरीब, इन्हें विकसित भारत का मजबूत स्तंभ माना है। अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत मैंने इन्हीं के सशक्तिकरण से की है। सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला किसान और गरीब परिवारों से जुड़ा फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जब भी वाराणसी आते हैं, काशी विश्वनाथ के दरबार में दर्शन करने जरूर जाते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के अलावा प्रधानमंत्री दशाश्वमेध घाट में हो रही गंगा आरती में भी शामिल होंगे।
पीएम मोदी तीसरी बार वाराणसी से सांसद चुने गए। वाराणसी लोकसभा सीट से पीएम मोदी ने 1.5 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की और इसके लिए काशी की जनता का धन्यवाद किया। ये सही है कि पिछले 2 चुनावों के मुकाबले प्रधानमंत्री मोदी की जीत का अंतर इस बार जरूर कम हुआ, लेकिन काशी में नमो की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। काशी पीएम मोदी को सराखों पर रखती है। और मोदी भी काशी प्रेम में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ते। पिछले 10 सालों में काशी में विकास का काफी काम हुआ। 1 दशक में काशी का कायाकल्प हो गया। काशी पूरी तरह से बदल गई। अब जब पीएम खुद तीसरी बार यहां से सांसद हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि काशी विकास के और ऊंचे पायदान को छुएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। एसएन सिंह प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मणिशंकर पांडे प्रवक्ता एलजेपीआर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अरुण त्रिपाठी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कपीश श्रीवास्तव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी के हमारे मेहमान अरुण त्रिपाठी जी से। अरुण त्रिपाठी जी, प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ लेने के बाद वहां पर पहुंचे, उन्होंने कहा कि 60 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब कोई भी प्रधानमंत्री अपने तीसरे टर्म के कार्यकाल को शुरू कर रहा है, तीसरी बार इलेक्ट होकर आया है। लेकिन आप लोग फिर भी सवाल उठा रहे हैं, ऐसा क्यों है कि आप एनडीए की जीत को या फिर बीजेपी की जीत को हजम नहीं कर पा रहे हैं? अरुण जी। जी देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो आपके दर्शकों को और आप सभी लोगों को हर हर महादेव। प्रधानमंत्री जी काशी गए हैं और चूंकि काशी से वो सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, अच्छी बात है और खुशी की बात है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में गए हैं। लेकिन बात बहुत बड़ी ये है कि वहां पर वो किसान सम्मान निधि का वितरण करने गए हैं। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहला मेरा प्रश्न यही होगा कि आपको याद होगा, हम लोग पढ़ाई करते थे तो एक मुहावरा था कि 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। दिल्ली के बॉर्डर पर 700 किसान शहीद हो गए इनके दूसरे कार्यकाल में, और अभी तक चुनाव के चंद महीनों पहले तक आंदोलन चल रहा था एमएसपी के लिए। किसानों ने अपना हक मांगा, उनके खिलाफ 3 काले कानून बनाने पड़े और 3 काले कानूनों के लिए मोदी जी को खुद माफी मांगना पड़ा। और आज जाकर के जिस तरीके की ब्रांडिंग ये करना चाहते हैं बनारस में, बनारस के लोग समझ चुके हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में आज कहा कि बनारस के लोगों ने मुझे बहुत स्नेह किया। बिल्कुल, बनारस के लोग ऐसे ही हैं। अवघड़ी नगर है ना, महादेव की नगरी है, वहां के लोग ऐसे ही हैं, बहुत स्नेह करते हैं। लेकिन जब अपने दिमाग से उतारते हैं तो फिर कोई नहीं पूछता है। एक कहावत है हमारे यहाँ कि निगाह पे मत चढ़ना, तो वही। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी को गंगा जो प्रदूषण थी, जिसमें नमामि गंगे परियोजना ये लाए थे, गंगा कितनी साफ हुई? और मैं चाहूंगा कि आपका चैनल जो वहां पर लोकल लोग कवर करते हैं वो जरूर जाएं और देखें कि गंगा कितनी साफ हुई, गंगा कितनी अविरल हुई। मैं उनसे और एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपके जो भी वहां लोकल पे संपादक होंगे वो जरूर बीएचयू जाएं और बीएचयू में देखें कि कितने वेंटिलेटर, कितने बेड हैं, मरीजों की क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री का क्षेत्र है। खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बनारस के लोगों ने सांसद नहीं प्रधानमंत्री तीसरी बार चुना है। लेकिन हम प्रधानमंत्री को चुने हैं तो प्रधानमंत्री से अपेक्षा भी करते हैं, लेकिन उस अपेक्षा पे तो आप कभी स्नेह नहीं बरसाते। बनारस के लोग आप पे स्नेह बरसाते हैं। आपने बनारस को छलने का काम किया, केवल और केवल बड़े बड़े जुमले आपने वहां दिए। अमूल की फैक्ट्री वहां लगाई गई, लेकिन अमूल की फैक्ट्री में एक भी स्थानीय कर्मचारी नहीं है। सारे गुजरात के लोगों को ले आकर के आप रख दिए। पूरे बनारस में आपने गुजरातियों को ठेका दिलाया, पूरे बनारस के लोगों को ठगने का काम किया। यहां तक कि कचरे को उठाने वाले जो हैं वो भी गुजरात से टेंडर लेकर के आए हैं। स्थानीय लोगों को उसका भी काम नहीं दिया गया है। स्थानीय लोग जो हैं वो काशी विश्वनाथ महादेव का जब शिवलिंग पे जाते हैं जलाभिषेक करने, तो वो चोंगे में करते हैं।
और गुजरात से जब इनके वीआईपी मित्र आते हैं तो वो गर्भगृह में जाते हैं। ये इन्होंने किया है। गंगा में जब आप डुबकी लगाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके सर पे क्या आ गया, कभी किसी के कपड़ा आ जा रहा है, कभी कोई गंदा चीज आ जा रहा है। ये अविरल गंगा बनाने चले थे, और गंगा का प्रोजेक्ट आपको पता होगा कितने हजार करोड़ का था, वो पैसे कहां गए, ये बनारस की जनता, काशी की जनता पूछ रही है इनसे। ठीक है, और मैं एक चीज इनसे ये इतना होने के बावजूद पीएम जीत गए, काशी द्वार के माध्यम से किसानों के साथ ठगी की जा रही है। ठीक है अरुण जी, जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, उसको इतना भी सब कुछ तत्काल प्रभाव से बंद करेंगे। इतने मुद्दे होने के बावजूद, अरुण जी आपको आवाज आ रही है, इतने मुद्दे होने के बावजूद आपके कैंडिडेट हार गए और प्रधानमंत्री जीत गए। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे थे वहां। अजय राय जी प्रधानमंत्री नहीं थे, सांसद भी नहीं थे, वो तो 2 बार के प्रधानमंत्री थे। अच्छा, अगर प्रधानमंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्र में 2-3 राउंड चुनाव हारे, और देश में पहली बार हुआ है, कह रहे हैं ना कि देश में अमूमन पहली बार हुआ है कि तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री चुना गया हो। हाँ। वही मैं कह रहा हूं, देश में पहली बार है कि कोई प्रधानमंत्री 2 टर्म रहते हुए, 10 साल रहते हुए तीसरी बार चुनाव में जाए तो 3 राउंड चुनाव हार जाए। 1.5 लाख के मार्जिन से नहीं, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी बकायदा। और जब सर अरुण जी, इंदिरा गांधी तो चुनाव ही हार गई थी 1977 में, उसके पैरों तले हैं। 1977 में अरुण जी कांग्रेस की पूरा बात सुन लीजिए, बड़ी नेता, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, इकलौती प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने चुनाव लूज किया, जो चुनाव हारी थी। बिल्कुल सही बात। जब देश के लिए कड़े फैसले लेने होंगे तो उसमें आपकी व्यक्तिगत हानि हो सकती है, लेकिन हम सत्ता के लोभी लोग नहीं हैं, हम देश के आम जनमानस के लोभी लोग हैं। आम जनमानस को सुविधाएं मिलनी चाहिए। आपको याद होगा कि वो चुनाव में हुआ क्या था और क्या हुआ था, आप ही बता दीजिए क्या हुआ था। इमरजेंसी लगाई गई थी, इमरजेंसी लगाई गई, पूरी बात जी इमरजेंसी लगाई गई थी, क्या हुआ था भाई, वही मैं कह रहा हूँ। नहीं, आप पहले बनारस में चर्चा सर, आप अपना थोड़ी कहते रहेंगे। अरुण जी, मैं भी तो सवाल पूछूंगा ना, बताइए ना। अरे भैया, पूरी बात तो आप कंप्लीट करने नहीं देंगे। वही मैंने आपको शुरुआत की 8 मिनट नॉन स्टॉप दिया है। चुनाव जिताने मोदी जी को आप जैसे मीडिया कर्मी लोग 200 लोग एक चैनल की यूनिट उतारी मणिशंकर पांडे जी सुन रहे हैं जी को जिताने के लिए, बस ये बताने के लिए कि प्रधानमंत्री जी का विश्व में डंका बज रहा है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मणिशंकर पांडे जी विफल हो गए। सुन रहे हैं ना, देश के उद्योगपति भी आपके साथ, मीडिया कर्मी भी आपके साथ, ईडी सीबीआई भी मोदी जी की। आप लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं तो मीडिया को निशाना बनाते हैं। मीडिया पूरा संसाधन लगा दिया, उसके बाद क्या हुआ जी? अरुण भाई, 1.5 लाख वोट से प्रधानमंत्री अरुण भाई विद रिस्पेक्ट कह रहे हैं कि आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं तो मीडिया पर आरोप लगा देते हैं। मीडिया से मत लड़िए, कोई फायदा नहीं होगा। हम लोग कैसे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे? आप लोग बीजेपी से लड़िए, एनडीए से लड़िए, आप लोग राजनीतिक दल है, राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई लड़िए, उससे बहुत फायदा होगा। व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको इसका प्रमाण दे सकता हूं। मैंने एक प्रधानमंत्री का नाम बता दिया जिन्होंने जो चुनाव हारी थी, आप परेशान हो गए, आपने मुझे टारगेट करना शुरू कर दिया। आपके चैनल के माध्यम से यह भी बता देता हूं कि जिस जगह उन्होंने कैंप लगाया था वो भी मोदी जी ने घाट नहीं बनवाया, वो मायावती जी की सरकार में रविदास घाट बना था, पता जाके कर लीजिएगा। वहां कैंप स्टूडियो ही बना दिया था, बस मोदी जी को जिताने के लिए, एक तरफा नैरेटिव सेट करने के लिए। लेकिन क्या हुआ उसका परिणाम? जनता जो है वहां की जागरूक है, जनता ने उनको बताया कि आप प्रधानमंत्री होंगे लेकिन आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया है, आपने बस छला है। और उसका परिणाम है कि देश का प्रधानमंत्री 3 राउंड लगातार चुनाव हारता है और 1.5 लाख की मार्जिन से चुनाव जीतता है। तो आज हमारे वो चुनाव में तो हार जीत चलता ही रहता है अरुण भाई। और अमेठी से राहुल गांधी पिछली बार हार गए थे, इस बार भी 2-2 सीट से चुनाव लड़े। अगर कॉन्फिडेंट रहते तो रायबरेली सीट से चुनाव लड़ते, वायनाड बाद में छोड़ते। देखिए, इसी विनम्रता के साथ कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सीख दिया करिए कि चुनाव में हार जीत लगी रहती है। वहां तो इस तरीके से मशीनरी काम करने लगती है जैसे लगता है नहीं, उन्होंने कहा, लोग पहले कहते थे युग पुरुष, खुद मोदी जी बोल दिए कि हम तो युग पुरुष है जी। नहीं, अरुण त्रिपाठी जी, आप लोग ऐसा जता रहे जैसे यूपीए चुनाव जीत गए, एनडीए महादेव है वहां और कोई भगवान। ठीक है, मैं बाकी मेहमानों का रुख कर रहा हूं। मैं एसएन सिंह जी आपके आरोपों का जवाब देंगे। एसएन सिंह जी, आप तो बीजेपी के नेता के नाते आप कई बार वाराणसी गए होंगे, और जो आरोप अरुण त्रिपाठी जी लगा रहे हो सर, आपका टेक क्या है? विवेक जी, देखिए, नेचर और सिग्नेचर चेंज नहीं होता है। अरुण जी कैसे चेंज होंगे?
कांग्रेस के लोगों को कैसे अच्छा लगेगा? काशी कभी अच्छी लगी है क्या कांग्रेस को? अरे कांग्रेस के लोग तो काशी में विदेशी मेहमानों को बुलाते थे, नवाबों को बुलाते थे और काशी के मंदिरों को ढक देते थे, बताते थे कि काशी मंदिरों का शहर नहीं है। काशी की जनता ने देखा है। और काशी में श्रृंगार गौरी की पूजा कब रोकी जाती है? जब इनके सहयोगी समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है, आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी रोकते हैं, जो वर्तमान में समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े शासक हैं। वो कहते हैं कि काशी में तो लोग अंतिम समय में जाते हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का नेचर और सिग्नेचर चेंज नहीं होगा। काशी के लोगों को वो हमेशा उपहास की दृष्टिकोण से देंगे। हम तो आपके चैनल के माध्यम से काशी की जनता का लाख लाख शुक्रिया और धन्यवाद देना चाहते हैं कि 2014 में काशी मतलब प्रकाश की नगरी का प्रकाश भरा आशीर्वाद मोदी जी के साथ, 2019 में भी प्रकाश भरा आशीर्वाद मोदी जी के साथ, और 2024 में लाख षड्यंत्र टकाटक फटाफट 8300 पता नहीं 8500 कितने सारे षड्यंत्र के बाद भी धन्य काशी की जनता कि काशी की जनता का आशीर्वाद पुनः मोदी जी के साथ। हमारे भाई ने कहा कि हमने किया क्या? अरे दिव्य काशी, भव्य काशी। आज काशी की दिव्यता और भव्यता देखने में आज सुहानी काशी हो गई है। आज वहाँ काशी का कॉरिडोर है, सुंदर एयरपोर्ट है, जो गलियों वाला घाट था आज वहाँ सुंदर घाट बन गए हैं, सड़कों का निर्माण हो गया है, पुल पुलिया का निर्माण हो गया है, बड़े बड़े वंदे भारत ट्रेन चल रही है, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी से सभी प्रदेशों को जोड़ दिया गया है। आज काशी में क्या नहीं, इलेक्ट्रॉनिक बसें चल रही हैं। काशी के लोगों को मोदी जी पसंद है, इस नाते काशी की जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। हाँ, उनको जरूर पसंद नहीं होंगे। मेरा एसएन सिंह जी, मेरा सवाल ये है, पसंद थे जिनको मंदिर नहीं कुछ और पसंद था, ठीक बात है, निश्चित तौर पे हम उनके नहीं ठीक बात है। आपका यह मत होगा। मेरा सवाल आपसे ये है, काशी गोरखपुर को मिला के ये दोनों ही गढ़ हैं, एक मोदी जी का गढ़ है, एक योगी जी का गढ़ है। ये पूर्वांचल का एक बड़ा हिस्सा भी है। पूर्वांचल की 12 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर बीजेपी को क्यों हार का सामना करना पड़ा? आप लोगों ने इतने अच्छा फ्रंट फुट पर खेला, इतने अच्छे तरीके से आप लोग काम किया, जो आप बता रहे हैं, उसके बावजूद पूर्वांचल में इतनी बुरी स्थिति आपकी और पूरे उत्तर प्रदेश में केवल 33 सीटें मिली आपको 80 में से। यह स्थिति क्यों रही? खुद प्रधानमंत्री के बारे में विपक्ष कह रहा है कि 1.5 लाख, पिछले बार 5 लाख से ज्यादा वोट से जीते थे, इस बार 1.5 लाख का मार्जिन रह गया। तो इंट्रोस्पेक्शन तो चाहिए ना एसएन सिंह जी। कुछ लोग देखते हैं ना कि गिलास भरी कितनी है और कुछ लोग देखते हैं कि गिलास खाली कितनी है। हम अच्छाई पे चलते हैं। विवेक जी, बहुत सारे राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान हारने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं, भयभीत में कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। अरे हम तो धन्यवाद देते हैं उत्तर प्रदेश की जनता का। उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 और 2017 के बाद 20 छोटे बड़े चुनाव हुए जिसमें सर्वाधिक मत प्रतिशत और सर्वाधिक संख्या भारतीय जनता पार्टी को देती है। 17 में भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार बनाती है। 22 में 37 साल का इतिहास बनाते हुए आप एसएन सिंह जी 17 राज्य मत जाइए, अभी यूपी पर ही बात कर लीजिए। आज यूपी के दौरे पर है प्रधानमंत्री मोदी। आप मुझे यूपी का बता दीजिए ना। मोटा मोटी आपको 50 विधानसभा सीटों पर डेंट लग रहा है 2027 के हिसाब से। अभी मैं इसका आकलन करूं तो 50 सीटों पर डेंट लग रहा है। अगर आज की तारीख में अगर इसका इंट्रोस्पेक्शन किया जाए, इसको यूपी विधानसभा सीटों के हिसाब से रखा जाए तो। एसएन सिंह जी, मैं उसके बाद आ रहा हूं बाकी मेहमान के पास, कपिल जी और मणिशंकर जी के पास। एक सेकंड अरुण जी, थोड़ा वेट कीजिएगा। 10 सेकंड विवेक जी, 10 सेकंड। अच्छी बात है, आपने पूछा। हार जीत जो है उसकी समीक्षा पार्टी के वरिष्ठगण कर रहे हैं, लेकिन मैं वही आपको बताना चाहता था, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की पार्टी नहीं है कि प्रतिकार करेगी, विकार करेगी, झोपड़ी में आग लगाएगी जैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग करते हैं, इनके सहयोगी पश्चिम बंगाल में करे। उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी को उतना सुंदर मत नहीं मिला है, कारण ये भी हो सकता है कि हमारे विरोधी विचारधारा के लोग एक होकर मत किए और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस तरह से वोट नहीं कर पाया। इसकी समीक्षा करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और दूसरे में यही अंतर है कि जो भारतीय जनता पार्टी बार बार सफल और सुंदर प्रयास करती है विवेक जी, जो हमको नहीं मत दिया है उसको भी हम अपने साथ जोड़े, तभी तो 6% भारत में वोट पाने वाली भारतीय जनता पार्टी कहीं 55%, कहीं 60%, और आज देश में सर्वाधिक प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तो निश्चित तौर पे हम अपनी अच्छी नीतियों पर विचार चलेंगे। 2027 को लेकर मुझे लगता है आप लोगों ने मंथन शुरू कर दिया हुआ, लेकिन एक जो आरोप
अरुण जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अरुण जी 10 सेकंड पे, क्योंकि बाकी मेहमानों के पास भी मुझे जाना है। अरुण जी देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के मित्र को ये कहिए कि अटल जी की जब कविताएं सुनाते हैं ये लोग, तो कम से कम अटल जी जैसा व्यक्तित्व भी लाएं। कविता सुनाने से नहीं होगा मित्र, आपको बताना होगा कि आप लोकतंत्र में क्या किए। 37 लोगों का नामांकन रद्द करवाया गया, तब प्रधानमंत्री जी जीत पाए हैं। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनिए। और काशी के ऊपर आरोप, एक मिनट विवेक भाई, देखिए मैं इनकी बातें आपने इनको भी म्यूट कर दीजिए। एक एक करके नहीं, आप इनको म्यूट नहीं कर रहे हैं, मुझे एक एक करके बोलिए। अरुण जी जल्दी से 10 सेकंड में, बाकी मेहमान वेट कर रहे हैं ना। आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस प्रकार से आपने मुझे म्यूट कर दिया था, वैसे ही और लोगों को नहीं, किसी को म्यूट नहीं किया है मैंने, बिल्कुल नहीं, गलत बात। अरुण जी मैं किसी को म्यूट नहीं करता हूं, और ना मेरे डिबेट में आप कभी सुनेंगे कि इनका ऑडियो और फलां का ऑडियो और उनका ऑडियो डाउन कर दीजिए। प्रेम कुमार जी मेरे साथ 1 साल से डिबेट कर रहे हैं, कपिश जी डिबेट कर रहे हैं, मणिशंकर जी डिबेट कर रहे हैं, एसएन सिंह जी डिबेट कर रहे हैं। विवेक भाई, मैंने कभी अपने शो में आज तक ये रिकॉर्ड है कि मैंने कहा हो कि इनका ऑडियो गिरा दीजिए और उनका ऑडियो उठा दीजिए। मैं काम नहीं करता हूं अरुण जी। मैं काफी देर से आवाज दे रहा था, लेकिन आप हो सकता है फिर सुन नहीं पा रहे हो। ऐसा विवेक भाई कि अभी भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने जिस प्रकार से काशी वासियों पर, बनारसियों पर आरोप लगाया कि 15 साल पहले जब वहां विदेश से कोई जाता था तो हम ढक करके विश्वनाथ जी को और बताते थे कि यहाँ पर काशी है। इनको बोलिए ये आरोप काशी के लोगों पर न लगाएं। काशी के लोग दिल से ना हमेशा पवित्र होते हैं और मस्त नगरी है। हम मस्ती वाले लोग हैं, हमारे ऊपर इस प्रकार का आरोप न लगाएं। जब से मोदी जी गए हैं तब से वहां झोपड़ी, अब देखिए आप दोनों फेस ऑफ करते रहिएगा तो फिर मैं बाकी मेहमानों के पास आरोप के लिए उनको बोलिए माफी मांगे, काशी वासियों से माफी मांगे कि इस तरीके का आरोप काशी वासियों पर ना लगाएं। जी एसएन सिंह जी जल्दी से आपका 10 सेकंड। ठीक है अरुण जी ठीक है। एसएन सिंह जी 10 सेकंड जल्दी से, बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। एसएन सिंह जी। विवेक जी मैं कहूंगा कि काशी के लोगों को का उपहास मत उड़ाएं। काशी में रह के थोड़ा इतिहास पढ़ लें, थोड़ा जवाहरलाल नेहरू जी के आपको वही मैं कह रहा हूं कि आप उपहास मत उड़ाइए काशी के लोगों अपने नवाबों के बारे में पढ़ रहे हैं कि जब नवाबों को ले आते हैं तो क्यों काशी को ढकने का कार्य करते हैं। एक आप जो करते हैं वो इतिहास में दर्ज हो जाता है। एक करके ठीक है। आप दोनों थोड़ा सा वेट कीजिए। मैं दोनों मेहमानों के पास आऊंगा, मणिशंकर पांडे जी, कपिल श्रीवास्तव और प्रेम कुमार जी के पास जा रहा हूं। मणिशंकर पांडे जी, क्या एनडीए की सरकार जो बनी है और जो उत्तर प्रदेश में जो स्थिति बीजेपी की हुई है, क्या उसके लिए मोदी जी जिम्मेदार हैं, योगी जी जिम्मेदार हैं, या फिर कौन जिम्मेदार है? क्योंकि आज जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो ये पूछे जा रहे हैं कि आज जब बैठेंगे मोदी जी, योगी जी, समीक्षा होगी कि उत्तर प्रदेश में स्थिति क्यों हुई। और आज जब प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहली बार हैं चुनाव जीतने के बाद, तो ये सवाल सारे उठ खड़े हुए जो 4 जून को उठे थे, जिस दिन नतीजा आया था और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के आंकड़े सामने आए थे। मणिशंकर पांडे जी। देखिए विवेक जी, मैं अभी अरुण जी की बात सुन रहा था और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात सुन रहा था जी। काशी के विकास का एक तरफ सवाल है कि काशी में कितना विकास हुआ और 14 के बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने काशी के लिए क्या क्या किया। इसमें अरुण जी ने तो गंगा को लेकर के पहले ही कह दिया कि गंगा इतनी गंदी है और गंगा में गंदगी फैली रह गई, कुछ हुआ नहीं। लेकिन उस समय मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी उसी समय से ये प्लान आया था गंगा जी के सफाई का। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने उस समय उसका नींव डाला था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने कोई काम नहीं किया। उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए तो स्वच्छता अभियान के नाम पर आज काशी के जो गंगा के घाट है, यहाँ से 80 से राजघाट तक, वो आज सफाई दिखाई देती है और गंगा जो है साफ सुथरा दिखाई देती है। दूसरी बात उन्होंने कहा अस्पताल के विषय में, मैं त्रिपाठी जी से कहना चाहता हूं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो अस्पताल की चर्चा होती है वो अस्पताल नहीं है बल्कि एक इंस्टीट्यूट है जिसमें पढ़ाई होती है। ये तो धन्यवाद देना चाहिए मदन मोहन मालवीय जी को, जिन्होंने कि वहां पर एक संस्थान बनाया जिसमें सुंदरलाल हॉस्पिटल भी है, जहां से छात्र पढ़ के एजुकेशन लेते हैं, वो अस्पताल नहीं है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे ही प्रधानमंत्री होके गए, स्पेशल मतलब वहां पर 200 करोड़ रुपया दे करके उस हॉस्पिटल का विस्तार करने के लिए उन्होंने वहां अस्पताल बनवाया। और कैंसर के लिए लोग बॉम्बे जाते थे, पूर्वांचल में कहीं कैंसर की दवाई नहीं होती थी। कैंसर हॉस्पिटल आज वहां बना है, जो लोग बॉम्बे न जाकर के कैंसर की सबसे अच्छी दवाई हो रही है। और कैंट स्टेशन की तरफ जो कैंसर का हॉस्पिटल था उसका भी उन्होंने विस्तार किया। अगर मैं गिनाना शुरू करूंगा तो एयरपोर्ट, वहां के रेलवे स्टेशन
वहाँ के बनारस के भीतर मणिशंकर जी, आउटर से जोड़ने के सड़कें, वही सवाल है जो मैं एसएन सिंह से पूछ रहा था। जितने विवेक जी काम हुए हैं, मैं इसकी 10 साल के इतने कामों के बावजूद इसका रिजल्ट में कन्वर्ट ना हो पाना क्या रीजन है? इतने कामों का रिजल्ट में कन्वर्ट ना हो पाना क्या रीजन है? विवेक जी, मैं इस पे कहना चाहता हूं कि चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं एलजेपी का प्रवक्ता हूं और हम 5 सीट जीत करके ले आए, 100 में 100 जीत के आए। मैं इस पे चर्चा करूंगा तो एक दूसरी बात होगी, लेकिन एक गंभीर विषय जरूर है कि उस पर हमको चर्चा करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को उस पे विस्तार से चर्चा, और बीजेपी जो कह रही थी इसको मैं कपीश जी के पास लेके जा रहा हूं। मणिशंकर जी आपके पास वापस लौटूंगा, यही सवाल कपीश जी के पास लेके जा रहा हूं। बीजेपी कह रही है कि भ्रम फैलाया गया, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। उत्तर प्रदेश में यही हुआ, फिर लाख रुपए का लालच दिया गया, कहा गया लाख रुपए खटाखट अकाउंट में आ जाएंगे, जिसकी तस्वीरें भी हमने देखी। भाई गारंटी पेपर लेकर पहुंच गए कांग्रेस के दफ्तर और यहां और वहां हर जगह पार्टी ऑफिस में लाइन लगा दी लोगों ने कि भाई हमारे लाओ लाख रुपए दो, हमारे 2,500 रुपए 2 महीने के। तो क्या ये इस वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ या फिर रीजन कुछ और है? क्या विपक्ष ने भ्रम फैलाया? कपीश जी, देखिए, अगर विपक्ष भ्रम फैला रहा होता तो क्या टेलीप्रॉम्प्टर लगा दिया था लल्लू सिंह के सामने, जो इनके ही तो वो विधायक थे, जो इनके सांसद प्रत्याशी क्या कह रहे थे कि हमें आप 400 सीट दे दीजिए, हमें देश का संविधान बदलना है। वो केवल अकेले यही सांसद महोदय के प्रत्याशी नहीं कह रहे थे, आपने देखा देश के कोने कोने में इनके प्रत्याशी लोग कह रहे थे। 2/3 बहुमत से ज्यादा आप क्यों चाहते थे? ये तो देश पूछ रहा है। जो लोग भी इस देश के संविधान में संशोधन के नियम जानते हैं, उनको मालूम है कि मूलभूत ढांचे को छोड़ करके बाकी चीजों में कुछ एक ऐसी चीजें जो 2/3 से बहुमत से ही बदली जा सकती। ये आरक्षण के खिलाफ लोग हैं, ये जातीय जनगणना के खिलाफ लोग हैं। सबको पता है कि पीडीए की वजह से ये हार रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने संविधान पर अत्याचार करने की कोशिश की, इन्वेस्टमेंट करके आरक्षण को समाप्त करने का काम करना शुरू किया है पब्लिक सेक्टर में, सभी लोग जान रहे हैं कि किस तरीके से देश के संविधान को लागू करना चाहिए। और आज आप देख लीजिए, काशी की नगरी में हमारे प्रधानमंत्री जी आए हैं और प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं कि हम आपको सम्मान निधि भी दें। किसान इनसे 3.5 लाख रूठ गया पूरे केवल वाराणसी के अंदर। उसने कहा हुजूर हमें ये अपमान निधि मत दीजिए 15 रुपए डेली की, हमें आप गारंटी दे दीजिए, एमएसपी की गारंटी जो आपने सुप्रीम कोर्ट में हमारे लिए बयान हल्फी दी थी कि हाँ ये आंदोलन खत्म कर ले तो हम ये कर देंगे। हमें किसानों आरक्षण कपीश जी, आरक्षण खत्म करना होता तो बीजेपी के नेता कह रहे हम 10 साल में खत्म कर देते, हमने 10 साल में तो नहीं खत्म किया। तो फिर ये भ्रम क्यों? ये सिर्फ दलितों का, एसटी एससी ओबीसी का वोट बैंक हासिल करने के लिए जो 2014-2019 में बीजेपी के साथ इंटैक्ट था। कपीश जी, विवेक भाई, बीजेपी के लोगों के पास हम क्या कहें, समझ है क्या अगर इस तरह की बात कह रहे हैं? 2/3 बहुमत आपके पास कब रही है कि आप आरक्षण खत्म कर लोगे? कैसे परिवर्तन कर दोगे? क्या केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के बाद में जो चीजों को स्ट्रक्चर के समीप बताया गया उसको आप बदल लोगे? तो 2/3 बहुमत इसीलिए तो मांग रहे थे। और किस लिए मांग रहे थे? सरकार तो 272 के बहुमत पे चलती है, आज इनके पास 292 है, फिर भी इनकी सरकार चल रही है। ये क्यों 400 पार चाह रहे थे? यही कारण बता दें कि 400 पार, क्या ये पाकिस्तान की सरकार चलाने के लिए 400 पार चाह रहे थे? कहां की सरकार चलाने के लिए चाह रहे थे? और सबसे बड़ी बात तो मैं ये पूछ रहा हूं, ये अपमान निधि पे शर्म है कि नहीं है? 15 रुपए डेली की एमएसपी पे गारंटी कब दोगे? कब स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करोगे? स्वामीनाथन जी को मरणोपरांत आप भारत रत्न दे दें, उससे उन किसानों का कोई हक नहीं मिलने वाला। चौधरी चरण सिंह साहब के आदर्शों पर आप चले होते, आप उनको भले भारत रत्न दिए होते, ये किसानों पे गारंटी दे लेते, उनकी रूह खुश हो जाती है आपके ऊपर। वो सब जान रहे हैं कि आप लोग छलावा करने वाले लोग हैं। आप किसानों का नाम लेंगे, 16 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि आप जो है अपने 28 पूंजीपतियों मित्रों के जो है वो माफ कर देंगे, लेकिन 2 लाख करोड़ रुपए पूरे देश के किसानों पे कर्जा है।
जो बैंकों के द्वारा परेशान किए जाने जी। पर फांसी लगा रहा है, जो भूखों मर रहा है किसान, उसको आप 2 लाख करोड़ रुपए माफ नहीं करेंगे। कहां है मोदी की गारंटी? मोदी ठीक की है, मैं इस पर- गारंटी मोदी मैं- की गारंटी भी फेल हो गई, मोदी की सरकार भी फेल हो गई। एसएन सिंह जी कुछ कहना चाहोगे? प्रेम कुमार जी आपके पास आ रहा हूं। एसएन सिंह जी, आपको एसएन सिंह जी जवाब देना चाह रहे। कपिल जी थोड़ा वेट कीजिएगा नहीं गया है जी। इस पर आरक्षण पर और एमएसपी पर, कपिल जी, आरक्षण पर और एमएसपी पर एसएन सिंह जी जवाब दे रहे हैं। नहीं, कपिल जी का कुछ 10 सेकंड में जवाब देता हूं, फिर आप दूसरे पे चले जाइए। देखिए, जब मजबूत सरकार बनती है तो क्या क्या होता है, देश ने देखा है कि किस तरह 370 जैसी धारा समाप्त होती है, किस तरह 3 तलाक पे कानून आता है, किस तरह महिला सशक्तिकरण के कार्य होते हैं। लेकिन बड़ी हंसी आती है, बड़ी हंसी आती है। समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी पर जो भारत माता को डायन कहती है, जो सिर्फ उत्तर प्रदेश में 700 दंगे कराती है, जो बाबा साहब की मूर्तियों को सरेआम गुंडों को भेजकर तोड़वाती है, जो एक दलित महिला के साथ गेस्ट हाउस जैसा कांड करती है। दर्द बढ़ गया, दर्द बढ़ा कि नहीं, दर्द बढ़ा कि नहीं। जो सरकारी जमीनों पर कब्जा करती है, जो राम भक्तों पर गोली चलाती है, जो काशी में पूजा स्थलों को प्रतिबंध लगा देती है कि पूजा नहीं होना चाहिए, बड़ा दर्द होता है। ये दर्द अभी और बढ़ेगा। दर्द बढ़ा ना विवेक जी, आप रोकिए ना। आप तो कहते हैं कि सब लोग अपनी बारे में बोलेंगे। विवेक जी, कैसे दर्द बढ़ गया? हमने तो कोई दवा दिया नहीं विवेक जी, हमने कोई दवा नहीं दिया और कपिल श्रीवास्तव जी का दर्द बढ़ गया। भाई, राम वृक्ष यादव कांड तो इन्हीं के समय में हुआ था ना। जोगेंद्र पत्रकार इन्हीं के समय में जिंदा जलाया गया था। और मुझे लगता है कि इनके एक मित्र जो थे वो अधिकारियों को पीटते थे, मदरसे से लड़कियां मंगाते थे। ये कहां लिखा हुआ है विवेक जी संविधान में? सारे संविधान एक एक करके किसी ने उड़ाई तो समाजवादी देखिए, पार्टी। दोनों मेहमान एक साथ बोलेंगे तो नहीं समझ आएगा, किसी का कुछ समझ नहीं आएगा। हमने तो विवेक जी, हमने तो 10 सेकंड का समय मांगा। आप लोग एक एक करके बोलिए प्लीज। हमने तो 10 सेकंड का समय मांगा। हमने 10 सेकंड का समय मांगा। हमने सिर्फ 10 सेकंड का समय मांगा। जी, ये ठीक है, एक करके चीनी मिले क्यों बेचे? हमने 10 सेकंड का समय मांगा सिर्फ एक पूछने के लिए कि एक करके। ठीक है, प्रेम कुमार जी के पास जा रहा हूं, काफी देर से वेट कर रहे हैं। एसएन सिंह जी वापस आ रहा हूं, आपने अपनी बात रख दी। प्रेम कुमार जी, सवाल इसी बात को लेकर है। आज फिर मंथन इस बात पर होगी कि भाई उत्तर प्रदेश में 2027 को लेकर स्थिति क्या बनेगी, क्योंकि राहुल गांधी भी अब रायबरेली से दम भरेंगे। राहुल गांधी ने वायनाड की सीट छोड़ दी है, वायनाड से प्रियंका गांधी जा रही हैं। अब 2027 में मुकाबला होगा। पूर्वांचल के प्रदर्शन को देखते हुए बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। तो उसमें भूमिका किसकी रही है? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है हमने डबल इंजन के हिसाब से उत्तर प्रदेश में काम किया है, वाराणसी में काम किया है, लेकिन विपक्ष ने भ्रम फैलाने का काम किया। जी विवेक जी, देखिए, इलेक्शन के रिजल्ट्स जो आए हैं उसके बाद ये अच्छा है कि सत्ता पक्ष भी चुनाव मैदान में है, लोगों से कनेक्ट बना रहा है, और विपक्ष भी मैदान में है। नीट के सवाल पर स्टूडेंट्स मैदान में हैं, रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन सब एक्टिव हैं, ये अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी भी बनारस में जाकर के कनेक्ट बना रहे हैं। इस तथ्य के बावजूद कि लोगों ने पहले के मुकाबले कम वोट किया, उनको पहले के मुकाबले कम पसंद किया। यूपी में भी भारतीय जनता पार्टी ने 10% से ज़्यादा वोट खोए हैं, और ये सब उनका पक्ष है। इसके बावजूद है कि उनको सरकार बनाने का अवसर मिला है, तो उनके लिए ये अवसर है कि जो कमी रह गई है, जो कसर बाकी रह गई है, उसको वो जनता के साथ कनेक्ट करके पूरा करे। तो इस कोशिश में बीजेपी निकली है। लेकिन जो बेसिक सवाल विपक्ष उठा रहा है, चाहे कपिल जी उठा रहे हो, त्रिपाठी जी उठा रहे हो, वो है कि किसानों को एमएसपी दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, भाई आपको पेपर लीक जैसे मामले रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे। और बेसिक सवाल जो है, जनता जिसको रेलवे में आजकल सफर करना अब मुश्किल हो गया है, सफर नहीं किया जा सकता, ऐसी स्थितियां बन गई हैं। पहले ऐसा नहीं था, अब स्थितियां बीच में सुधरी थी। इसी नरेंद्र मोदी जी के पहले कार्यकाल में स्थितियां ठीक थी, लेकिन दूसरे अश्विनी वैष्णव जी के समय में रेल का बहुत बुरा हाल है। आज हम में से हर कोई आदमी महसूस कर रहा है कि कैसे रेल में सफर करें, उन दिक्कतों को देख रहा है। दुर्घटनाएं नहीं होनी चाहिए, दुनिया भर में दुर्घटनाएं कमी है, हमारे देश में भी कमी हुई थी, लेकिन ऐसे समय में जब हम कवच जैसी सुरक्षा प्रणाली के साथ हैं, फिर भी दुर्घटनाएं हो जा रही हैं।
रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला कोई नहीं है, ये बात है। रेस्पॉन्सिबल सरकार हमें चाहिए जो जवाबदेही ले किसी भी घटना पर, ताकि वो दोबारा ना हो सके। ये चिंता बनी हुई है और इस मुझे लगता है इससे ज्यादा किस पैटर्न पर आप कह रहे हैं कि सरकार रिस्पॉन्सिबल नहीं है? बोलने की जरूरत नहीं है। प्रेम कुमार जी, कोई 4-5 रीजन तो दीजिए। एसएन सिंह जी, मैं आ रहा हूं, एक सेकंड वेट कीजिएगा। कोई 4-5 रीजन तो दीजिए कि सरकार रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना में सरकार रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, आप ये कह रहे हैं? या सरकार ने रिस्पॉन्स नहीं किया? क्या रेल मंत्री वहां तक नहीं गए? क्या रेल मंत्री ने वहां जाकर स्थिति का जायजा नहीं लिया? या ऐसा होता कि भी रेल मंत्री यूएस में छुट्टी फरमा रहे हैं, अभी इलेक्शन ताजा लड़के, तो आप सवाल उठाते तो मैं समझ पाता। आप याद कीजिए, उड़ीसा में भी रेल दुर्घटना हुई थी, 3 ट्रेनें देश में पहली बार एक साथ टकराई थी। क्या हुआ? किसने जिम्मेदारी ली? क्या रेल मंत्री ने ली? किसी अफसर को सजा हुई? नहीं हुई। ये लोग क्या करते हैं, इस बार फिर दुर्घटना हो गई। आपके जाने से क्या होता है? जाते तो प्रधानमंत्री जी भी हैं, हरी झंडी दिखाने जाते हैं। दुर्घटना के समय में रेल मंत्री जाते हैं, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी ना प्रधानमंत्री लेते हैं ना रेल मंत्री लेते हैं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ भाई, उड़ीसा की दुर्घटना के बाद हमने क्या सबक लिया, किसको सजा दी, किसको पनिश किया, और इस बार कौन जिम्मेदार है, जानना तो होगा कि फिर हम अगली दुर्घटना का इंतजार करेंगे। अगर एक घटना के संदर्भ में बोले तो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात यहाँ पर की है। जी, एसएन सिंह जी इसका जवाब देंगे। एसएन सिंह जी, आपके पास जा रहा हूं। एसएन सिंह जी, क्या कहेंगे आप? इसके बाद में अरुण त्रिपाठी जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए प्रेम जी, यहाँ पे मुझे लग रहा है राजनीतिक विश्लेषक करके बैठे। राजनीतिक विश्लेषक मतलब राजनीति नहीं करना, विश्लेषण करना। विश्लेषण मतलब तुलना करना कि कांग्रेस की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैसा होता है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रेम जी कुछ एजेंडा चला रहे हैं। कोई बात नहीं, आप एजेंडा चलाइए। अगर आप यहाँ विश्लेषण करते आदरणीय विवेक जी के सामने कि कांग्रेस की सरकार में ये रेल दुर्घटना हुई थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उससे दूनी रेल दुर्घटना हुई, निश्चित तौर पे एसएन सिंह स्वीकारते। लेकिन रेल दुर्घटनाएं सर्वाधिक कांग्रेस की सरकार में हुई। फिर भी हम ये जायज विवेक जी नहीं कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी रेल दुर्घटना हो। जैसा कि प्रेम जी ने कहा कि निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत सारी ऐसी सुविधाएं आई हैं जिससे ऐसे घटनाओं पे रोक लगा है और आगे भी लगेगा। आज कोई भी दुर्घटना का जो भी कारण हो उसकी जांच हो रही है, और पहले भी जो भी दुर्घटना जिन कारणों से हुई उसमें गुनाहगार को बख्शा नहीं गया। नहीं, वो तो आपके पहले कार्यकाल की तारीफ कर रहे हैं एसएन सिंह जी, वापस नहीं आता। वो आपके पहले कार्यकाल की तारीफ कर रहे हैं। प्रेम कुमार कह रहे हैं शुरुआत के 5 साल में चीजें काफी बेहतर हुई थी, लेकिन आज की तारीख में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला नहीं है। इसमें उन्होंने उसका एग्जाम्पल दिया है रेल दुर्घटना का। नहीं, 10 सेकंड देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार लेती है, जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं वो लेते हैं। स्वयं वहाँ पे जो हमारे रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी हैं वो पहुँचते हैं, मीडिया से बात करते हैं, जवाबदेही तय करने की बात करते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, हमारे प्रेम जी को एक प्रवक्ता की तरह ऐसा क्यों दिखाई देता? हम तो आग्रह कर रहे हैं प्रेम जी, आइए, दूध का दूध और पानी का पानी यही कर दीजिए। आप बताइए कि कांग्रेस की सरकारों में किस तरह की दुर्घटनाएं होती थी जो, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस तरह हुआ। कांग्रेस की सरकार में किस तरह देश के संसाधनों पे एक का अधिकार था, हमारे यहाँ किस तरह सबका साथ सबका विकास होता है। कांग्रेस की सरकार में कैसे सिखों की हत्याएं हुई, हमारी सरकार में किस तरह सबके लिए कार्य हो रहा है। आपको सबका विश्लेषण, समुचित विश्लेषण करना होगा। और भारत की जनता ने अब भी सर्वाधिक प्रतिशत और सर्वाधिक सांसद अगर किसी का चुना है तो भारतीय जनता पार्टी का चुना है। भारत की जनता का धन्यवाद कि आज देश के अधिकांश प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि हमारे मोदी जी के विकास के कार्यों पर भारत की जनता विश्वास जता रही है। जो कुछ भी थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी वो भारतीय जनता पार्टी तत्पर है, तैयार है उसको करने के लिए। ठीक है, प्रेम कुमार जी। सिंह साहब देखिए, पहले तो मैंने ये कहा था कि दुनिया भर में दुर्घटनाएं कम हुई हैं चूंकि टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है। और पिछली सरकार से आप तुलना करें तो अब कांग्रेस सरकार बोले कि हम अंग्रेज सरकार से बेहतर थे, आप बोलिए कि हमारे पिछले वाले से बेहतर। अरे सरकारें जब आती हैं तो अतीत से बेहतर सरकार ही जनता चुनती है और आगे की सरकार आज की सरकार से भी बेहतर होगी, ये समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि ये सुप्रीम सरकार, इससे बेहतर सरकार ही नहीं आएगी। इसलिए आप तुलना इसलिए ना करें कि आप आज काले कारनामों को ढका जाए, तुलना इसलिए कीजिए कि इन कारनामों को जो बुरे हो रहे हैं जनता के साथ वो दूर हो।
तुलना का मकसद पॉजिटिव होगा ना, कि तुलना का मकसद होगा कि पिछली सरकार में हुआ इसलिए हमारी सरकार से मत पूछो सवाल। ऐसा विश्लेषण हम नहीं कर सकते सिंह साहब। ठीक है, लेकिन दुर्घटनाओं के संबंध में कम से कम ये तो एंटी साहब, जहां जहां दूसरे हमारे विपक्षियों की सरकार जिन प्रदेशों में, वहीं की तुलना कर लीजिए सरकार। मणिशंकर पांडे बता दीजिए सर, कर्नाटक का बता दीजिए, हिमाचल का बता दीजिए। जी देखिए, किसी भी दुर्घटना को लेकर तो ये नहीं कह सकते कम से कम कि भाई उनके काल में दुर्घटना इतनी थी, हमारे काल में इतनी हो गई है। ये सुधार का एक क्रम हो सकता है, लेकिन दुर्घटना या हादसे को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। मणिशंकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं अरुण जी, इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। मणिशंकर जी। विवेक जी, मैं खाली इतना कहना चाहता हूं कि दुर्घटनाएं किसी भी सरकार में कम बेसी होती है, लेकिन आज के डेट में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में जितना टेक्निकल परिवर्तन रेलवे में हुआ है, अच्छी ट्रेनें चल रही हैं, ट्रैक अच्छे बने हुए हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि दुर्घटना ट्रेनों में हो जा रही है, लेकिन आप देखेंगे तो अच्छी ट्रेनों में सुधार, ये सारी चीजें जो है 14 के बाद तेजी से हुआ है। इसके पहले बल्कि ऐसी स्थिति नहीं थी, बड़ी बदहाल स्थिति रेलवे में रहती थी। लेकिन प्रेम कुमार जी के बात से मैं सहमत हूँ कि इसमें और सावधानी बरतने की जरूरत है, और जो घटना में जिम्मेवार उनको सजा देने की भी जरूरत है। तो ये बात कहना चाहता हूँ मैं। इस बात को कहना इसलिए चाहता हूँ कि एक माननीय प्रधानमंत्री जी के 14 से लगाकर आज तक के कार्यकाल में ये जो 10 साल का कार्यकाल बीता है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे उत्तर प्रदेश का विकास हो, चाहे गांव-गांव में बिजली हो, मतलब जितने विकास मतलब जोड़ सके उसके सब लोग जान रहे हैं, उसमें प्रगति बहुत तेज से हुई है। जी उत्तर प्रदेश में अगर अरुण जी को स्क्रीन पर लेकर आएगा मणिशंकर जी के साथ, सीट घट गई है तो इसका मतलब नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को दायित्व नहीं मिलना चाहिए। आज तो अपोजिशन के लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी नैतिक रूप से हार गए हैं। मैं आपसे एक उदाहरण देना चाहता हूँ। पहला चुनाव 1952 में जब हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में और मसूरिया दीन पासी थी, एक फूलपुर से चुनाव हुआ था। 71,000 वोट से पंडित जी चुनाव जीते थे, दोनों में फर्क खाली 71,000 वोट का था। और जब दोबारा चुनाव हुआ तो 29,000 वोट का फर्क हो गया। जवाहरलाल नेहरू जी कम वोट पाए और जो वहाँ की मसूरिया दीन पासी थी वो सिर्फ 29,000 से मतलब उनको वो कर पाई। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कहीं वोट घट गया, कहीं वोट बढ़ गया तो इससे प्रधानमंत्री का ओहदा घट गया, उनको बहुमत नहीं मिला, ये बहुमत घट गया, या उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, ये कोई चर्चा का विषय नहीं है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पिछले मोदी जी के कार्यकाल में जो काम हुआ है उसको सारी दुनिया सराह रही है, देश सराह रहा है। उत्तर प्रदेश में जाति समीकरण के चलते, कुछ घटनाओं के चलते, और मैंने कहा कि मैं चूंकि अब बीजेपी का पक्ष नहीं रख सकता, कुछ कारण हैं जिसके कारण वोट घटे हैं। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है कि आज छुट्टे पशु जिस तरह से गाँव में खुल करके खेत चल रहे हैं, किसान नाराज हैं। मैं उस पर कहना चाहूंगा कि चैनल के माध्यम से, मैं किसान हूँ, मेरा 2 बीघा खेत, 8 बीघा के खेत में 2 बीघा पशु चल जाते हैं। ये कुछ मुद्दे हैं इस तरह से, ये चर्चा का विषय जो बन सकता है सरकार के सामने आना चाहिए, और इस पर चर्चा नहीं हो रही है वोटर लिस्ट को लेकर। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों ने योगी सरकार और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के परफॉर्मेंस के लिए खतरे की घंटी तो बजाई है सर, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उसमें आंकड़े भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। मैं इस बात को मैं इस चैनल के माध्यम से विवेक 1 मिनट लेना चाहता हूं। मैं बनारस का रहने वाला हूं। पोलिंग स्टेशनों पर मतलब जो BLO है, जिस तरह से वोटर लिस्ट तैयार की गई है, मोहल्ले वोटर लिस्ट गायब रही है, मतदाता अपना मतदान नहीं कर पाए हैं। आज परसेंटेज जो घटा है, चुनाव आयोग से आपके चैनल से मैं कहना चाहूंगा कि आप पहले जो मतदाता सूची है उसको ठीक करिए। आज तक मतदाता सूची ठीक अगर नहीं हो पाई तो ये मतदान पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो वोट देने नहीं गए। अरुण त्रिपाठी आपको कुछ कहना चाह रहा है, अरुण त्रिपाठी जी को लेकर आइए। अरुण त्रिपाठी जी, तो ये चर्चा का भी विषय बनना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। अरुण त्रिपाठी जी। जी विवेक भाई, उम्मीद करते हैं कि मुझे समय मिलेगा। काफी देर से मैं लोगों को सुन रहा था और मेरे बीच में कोई इंटरप्ट न करे। सबसे पहले तो मणि भैया को प्रणाम करते हैं। आज उनके साथ टीवी पे देख करके उनको अच्छा लगा, स्वस्थ हैं, अच्छा है, भगवान उनको ऐसे ही सकुशल रखें। मणि भैया का क्या मजबूरी आप समझ सकते हैं। ये हमारे कुल के हैं और आज उनकी विचारधारा चेंज हो गई है। मणि भैया बहुत कद्दावर नेता थे बनारस के, लेकिन किस प्रकार से उनको मजबूरन तारीफ करना पड़ रहा है।
मैं मणि भैया से पूछूंगा कि बीएचयू में अभी डॉक्टर ओम प्रकाश भूख हड़ताल पे, ओम शंकर जी भूख हड़ताल पर थे। पता है आपको क्यों भूख हड़ताल पर थे? कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में क्या घपला हो रहा था, इस पे भी थोड़ा प्रधानमंत्री जी का गुणगान करिए कि देश के प्रधानमंत्री के निर्वाचन संसदीय क्षेत्र में। देखिए बड़ी बीच में मत बोलिए, हम आपका सम्मान करते हैं, आप हमारे पिता तुल्य हैं, हम आपका सम्मान करते हैं कि जिस गंभीरता से मैंने आपका इज्जत रखा, मान रखा, सुना, वैसे ही मुझे भी सुने। मैं आपका बहुत छोटा बच्चा हूं, आप मुझे भी सुने, उम्मीद करते हैं। नहीं ठीक। देखिए बीएचयू में आईटी सेल में आपको पता है कि यौन शोषण का एक मामला आया था। क्या प्रधानमंत्री जी ने कभी उस पर दो शब्द कहा? उन जो अपराधी थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? कभी ये किसी ने कहा, किसी ने सुना? ये बहुत बड़ा विषय है। वहां पर देश की बेटियां जाती हैं पढ़ने। बीएचयू बहुत बड़ा संस्थान है, भारत देश का संस्थान है, बनारस का गौरव है, और वहां की बेटियां अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। कार्यकाल संसदीय क्षेत्र जो है वो प्रधानमंत्री का है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के लोगों द्वारा वहां पर महिलाएं असुरक्षित हैं, उनका रेप किया जाता है। इस पे दो शब्द जरूर बोलना चाहिए था। मणि भैया से मैं जरूर चाहूंगा। वाराणसी पोर्ट जो है वो फेल हो गया। आपको याद होगा कि जहाज चलाने के लिए 7 दिन 8 दिन तक टीवी पे गुणगान किया गया कि वहां से पोर्ट बनाया जाएगा, जहाज चलेंगे। आज क्या हुआ? फेल हो गया, और उस पोर्ट को अडानी को बेचने की तैयारी की जा रही है। मैं आपको बताना ये बहुत बड़े मुद्दे हैं जो हमारे कम्युनिकेशन इंचार्ज श्री जयराम रमेश सर ने भी उठाए हैं, और मैं देख रहा था कि आपके टीवी स्क्रीन पे भी चल रहा है। लेकिन मेरा एक कंसर्न है कि जिस प्रकार से लोग वहां पर ये नया महिमा मंडप शुरू कर रहे हैं, इसका क्या संदेश देना चाहते हैं कि वहां पर सब कुछ अच्छा चल रहा है? क्यों नहीं अमूल के फैक्ट्री में स्थानीय लोगों को नियुक्ति दी जा रही है? स्थानीय लोगों को रोजगार क्यों नहीं दिया जा सकता है? क्यों बाहर से लोग आकर के वहां रोजगार करेंगे? इसका कोई है जवाब? स्थानीय लोग भी आपके टीवी चैनल को सुन रहे होंगे। अगर हम गलत हैं तो आप मुझे बताइए। स्थानीय लोगों से भी मैं प्रश्न पूछता हूं, क्यों नहीं हमारे स्थानीय युवाओं को वहां रोजगार मिलता है? मैं पूछना चाहता हूं कि वहां पर जो स्टेडियम बन रहा है, वहां का टेंडर क्यों नहीं स्थानीय लोगों को दिया जाता है? वहां पर जो जमीनें खरीद फरोख्त का ड्रामा शुरू किया गया है काशी गेट बनाने के नाम पर, क्यों किसानों को छला जा रहा है? ये कौन स्पष्ट करेगा? मैं आ रहा हूं, एसएन सिंह जी आ रहा हूं आपके पास। हमारे सांसद कपिल जी काफी देर से वेट कर रहे हैं, कपिल जी को लेते हुए फिर आपके पास आऊंगा। 11 मिनट बोले, नहीं सुनिए, पूरा कंप्लीट हो जाने कोई बैठा है तो पूरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए जल्दी से। अरुण जी उसके बाद जब एक पत्रकार प्रेम कुमार जी इंडिया डेली चैनल पे आकर के सही सवाल कर देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के मित्र जो हैं वो कौतूहल हो जाते हैं, घबराने लगते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं उनका जो सवाल था कि जिम्मेदारी कौन लेगा? घटना हुई उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? थोड़ा सा तो समय जंतर मंतर पर महिलाओं बेटियों को कुचला गया। अब रिपीट हो रहा है अरुण जी, अब रिपीट हो रहा है। आप कह रहे हैं बाहरी आकर काशी में हक लेकर जा रहे हैं। एसएन सिंह जी इसका जवाब देना चाहता हूं। प्रेम भाई जी एक सेकंड अरुण त्रिपाठी जी, आपका सवाल आ गया। आपका सवाल आ गया, आपका सवाल आ गया अरुण जी, आपका सवाल आ गया। एसएन सिंह जी कपिल जी के पास आ रहा हूं। एसएन सिंह जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर कपिल जी आपके पास आ। एसएन सिंह जी एक बार और 3 मिनट, अब सुन तो लीजिए, 2 मिनट ही ठीक है। अरुण जी ठीक है, विवेक जी 2 ठीक है, कांग्रेस के लिए पर्याप्त है। विवेक जी मुझे अरुण जी ने हमसे देखिए बीच में अरुण जी ने हमसे सवाल किया, इसलिए मेरे छोटे भाई हैं। अरे सुन तो मैं एक सेकंड आ रहा हूं। मणिशंकर जी आ रहा हूं जी, मणिशंकर जी 1 सेकंड आ रहा हूं आपके पास। एसएन सिंह जी 10 सेकंड में आपको जवाब दे रहे हैं, उसके बाद मणिशंकर जी कपिल जी आपके पास। अरुण जी ने मुझे कोट करके बोला, ऐसे मैं चाहता हूं सर। हाँ बिल्कुल आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। एसएन सिंह जी से एक बार जवाब ले लेते हैं। पूछना चाहूंगा, कैसे अपने चेहरे को बदलते रहते हैं, कहां से मुंह में दांत और हाथ ले आते रहते हैं? भैया आपसे पूछा गया, एक पत्रकार ने पूछा कि राजस्थान में 7000 से अधिक दुष्कर्म की घटना हो गई, तो आपके मंत्री कह रहे हैं कि मर्दों का प्रदेश है, जहां कांग्रेस रहती है वहां मर्दों का प्रदेश हो जाता है। आप एक बार भी नहीं बोलते। आपसे पूछा जाता है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आपसे छोटे नहीं होंगे, क्यों बीच में बोलने लगे? क्यों बीच में बोलने लगे? दर्द बढ़ाना, आपके दर्द बढ़ गया ना? यही प्रदेश की जनता देख रही है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछा गया संदेश खाली पे कि अरे महिलाओं पर कुछ बोल दीजिए, तो बोले कि ऐसा तो होता है। तंदूर कांड से एक एक करके बनाने तक एसएन सिंह जी को लेकर आई जल्दी से। एसएन सिंह जी और मणिशंकर जी। हत्या और सिखों के साथ अत्याचार को लोगों ने भूल गया। कांग्रेस के लोग ये जस्टिफाई विवेक जी करते थे, बड़ा पेड़ गिरता है तो ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। जब कश्मीर में महिलाओं को पोस्टर लगाकर भगाया जा रहा था
कश्मीर की महिलाओं के प्रति एक भी बयान कांग्रेस के लोगों को दिखा दीजिए, नहीं देखेंगे। जब केरल में, जब पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के घर जलाए जाते हैं, हिंदू महिलाओं के साथ दुराचार होता है, कांग्रेस का एक भी बयान दिखा दीजिए। मैं तो विवेक जी ये कहना चाहूंगा, आज भारत की जनता लाख कोशिश करने के बाद आज खटाखट टकाटक 8,500 आरक्षण, ये झूठ वो झूठ, सब कुछ करने के बाद भी विपक्ष कामयाब नहीं हो पाए। बीजेपी कह रही है, मैं कपीश जी के पास जा रहा हूं, कपीश जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। जनता नहीं चुनी, पुनः मोदी जी को कपीश जी, तो अब रोने धोने से क्या होता है भैया? कपीश जी, इन तमाम मुद्दों के बावजूद आप कामयाब नहीं हुए, अब रोने धोने का कोई फायदा नहीं होगा, बीजेपी कह रही है। कपीश जी, उसके बाद मणिशंकर जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जो 400 का दम भरने वाले रोज थे, जो कहते थे 80 की 80 उत्तर प्रदेश, समाजवादी पार्टी ने सरकार बनी, प्रदेश में भी सरकार बनी, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार देश में है क्या? समाजवादी पार्टी की सरकार एक एक करके ऐसे सिंह जी एक एक करके मणिशंकर पांडे जी को लेकर आएगा। ऐसे सिंह जी एक एक करके मेरे बीच में बोल रहे हैं। देश की महिलाओं को, ये देश समय कम है मेरे पास, प्लीज समय कम है। ऐसे सिंह जी समय कम है मेरे पास, मणिशंकर जी को लेकर आए। कपीश जी की बात पूरी होने दीजिए। कपीश जी, ये एसएन सिंह साहब जैसे लोग अहंकार में रत हैं, इन्हीं के वजह से भारतीय जनता पार्टी की मठिया मेट हुई है, लेकिन अभी पूरा नहीं हो पाया, हो जाएगा। इस अहंकार को ऐसे ही चलने दीजिए। अभी 33 पे आए हैं, अगले साल अभी तो उपचुनाव होने हैं सर, अभी तो 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव के भी तो अभी मामला सामने आना है। उपचुनाव 10 सीटों पर होने हैं लगभग। कपीश जी, लिटमस टेस्ट हो जाएगा आप लोगों का भी और बीजेपी का भी। 10 सीटों पर उपचुनाव है। लिटमस टेस्ट जो है वो उपचुनाव नहीं, मेन चुनाव में होता है, और मेन चुनाव हो गया। उपचुनाव में भी आप देख लीजिएगा कि इनकी हालत पस्त रहेगी। ठीक है, मैं मणिशंकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मणिशंकर जी को स्क्रीन पर लेकर आए। मणिशंकर जी, आप करें बात। विवेक जी, अरुण जी की बात को मैं खाली इसलिए कहना चाहता हूं कि बीएचयू की बात उन्होंने कहा, वहां पर एक लड़की के साथ जो घटना हुई थी उस पर सरकार ने सख्त कदम उठाया था, और एक एजेंडा बनाना और वे करना, मैं समझता हूं कि ये उन्हें नहीं कहना चाहिए। हॉस्पिटल के संबंध में जो बातें उन्होंने कहा, वो भी, उस पर भी सरकार ने काम किया। अब एक छोटी घटना कहीं हो जाए, प्रधानमंत्री सीधे वक्तव्य दें, मुख्यमंत्री ने एक्शन किया, FIR हुआ,